नॉर्थ कोरिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम दुनिया भर की सिक्योरिटी के लिए एक बड़ी चिंता बना हुआ है। यूनाइटेड नेशंस के इतने सारे सैंक्शंस के बावजूद ये प्रोग्राम आगे बढ़ता जा रहा है। ये जो उनकी जिद है, इससे सवाल उठते हैं कि ये प्रोग्राम लंबे टाइम तक कैसे चलेगा और सबसे जरूरी, इसकी सीक्रेटिव फंडिंग कैसे होती है। अपने न्यूक्लियर टेस्ट के साथ साथ नॉर्थ कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी में भी काफी तरक्की की है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स या ICBMs का डेवलपमेंट पूरी दुनिया के लिए खास तौर पर चिंता की बात है। ऐसे एडवांस्ड मिलिट्री हार्डवेयर के लिए बहुत ज्यादा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। इन महंगे मिलिट्री प्रोग्राम्स के लिए इतना सारा फंड देना एक अजीब और परेशान करने वाली बात है। नॉर्थ कोरिया की ज्यादातर आबादी गरीबी रेखा के नीचे रहती है, फिर भी वहां की सरकार अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का बड़ा हिस्सा हथियारों के डेवलपमेंट में लगाती रहती है। इतने कड़े इंटरनेशनल इकोनॉमिक सैंक्शंस के बीच कोई देश ऐसे महंगे वेंचर्स के लिए पैसा कैसे जुटाता है? इसका मुख्य जवाब है सरकार के सपोर्ट से चलने वाली इलिसिट एक्टिविटीज का एक खुफिया और कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। इन फंडिंग स्ट्रीम्स को समझना नॉर्थ कोरिया से लगातार बने हुए थ्रेट को समझने के लिए बहुत जरूरी है। नॉर्थ कोरिया के इलिसिट फाइनेंशियल आर्किटेक्चर के कोर में एक सीक्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन है जिसे रूम 39 के नाम से जाना जाता है। इसे 1970s की शुरुआत में बनाया गया था और ये सीधे रूलिंग किम फैमिली की देखरेख में काम करता है। रूम 39 एक सब्सटैंशियल स्लश फंड बनाता और मैनेज करता है, जिसमें ज्यादातर फॉरेन करेंसी होती है। ये फंड क्रिटिकल स्टेट प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करता है, सबसे ज्यादा देश के वेपन्स प्रोग्राम्स को। रूम 39 कई तरह की इलीगल एक्टिविटीज में शामिल है, जिसमें ड्रग ट्रैफिकिंग और इलिसिट आर्म्स सेल्स भी हैं। इसके रेवेन्यू जनरेशन का एक बड़ा हिस्सा रहा है हाई क्वालिटी काउंटरफीट फॉरेन करेंसी बनाना और उसे इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन करना। यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर काउंटरफीटिंग के लिए उसका प्राइमरी टारगेट रहा है। इन फेक्स की हाई क्वालिटी ने ग्लोबल फाइनेंशियल इंटेग्रिटी के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी थी। नॉर्थ कोरिया का खराब इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट ऐसी वाइड स्प्रेड स्टेट स्पॉन्सर्ड इलिसिट एक्टिविटीज के लिए एक साफ मोटिव देता है। नॉर्थ कोरिया जो काउंटरफीट US $100 बिल्स बनाता था, उन्हें उनकी एक्सेप्शनल क्वालिटी की वजह से सुपर नोट्स कहा जाने लगा। पहले सस्पिशियस नोट्स करीब 1989 में सामने आए, जिससे US सीक्रेट सर्विस में खलबली मच गई। इन्हें इंटाग्लियो प्रिंटिंग प्रोसेस से बनाया गया था, वही मेथड जो US ब्यूरो ऑफ इंग्रेविंग एंड प्रिंटिंग इस्तेमाल करता है। इस मेटिकुलस प्रोडक्शन में ऑथेंटिक US डॉलर्स के कई कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी फीचर्स की नकल की जाती थी। सुपर नोट्स को बिना स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट के पकड़ना बहुत मुश्किल था। डिस्ट्रीब्यूशन अक्सर विदेशों में नॉर्थ कोरिया के ऑफिशियल डिप्लोमेटिक मिशंस के जरिए किया जाता था। स्टेट कंट्रोल्ड ट्रेडिंग कंपनीज ने भी इनके डिसेमिनेशन में अहम भूमिका निभाई। खबर है कि अलग अलग देशों में तैनात नॉर्थ कोरियन डिप्लोमेट्स को कुरियर्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। रूम 39 इन फेक्स को बल्क में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट्स को बेचता था, ऐसा माना जाता है। कई मेजर इंटरनेशनल इंसिडेंट्स ने नॉर्थ कोरिया के काउंटरफीटिंग ऑपरेशंस के स्केल और रीच को फोकस में ला दिया। 1994 में नॉर्थ कोरियन ऑफिशियल्स मकाओ के एक बैंक में सुपर नोट्स की एक बड़ी रकम डिपॉजिट करने की कोशिश करते हुए पकड़े गए थे। 2005 का एक और हाईली पब्लिसाइज्ड केस था, जिसमें यूनाइटेड किंगडम में $3.5 मिलियन की काउंटरफीट US करेंसी बरामद हुई थी। जैसे जैसे ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम्स इवॉल्व हुए, नॉर्थ कोरिया ने अपनी इलिसिट फंडिंग स्ट्रैटेजीज को अडेप्ट कर लिया। रेजिम ने अपने ऑफेंसिव साइबर ऑपरेशंस तेज कर दिए। 2016 के आसपास इंटरनेशनल सैंक्शंस के कड़े होने के बाद फाइनेंशियली मोटिवेटेड साइबर क्राइम की तरफ एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट आया। क्रिप्टो करेंसी थेफ्ट नॉर्थ कोरियन स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स के लिए पैसे कमाने का एक एक्सेप्शनली लुक्रेटिव जरिया बन गई। ये ऑपरेटिव्स अक्सर लाजरस ग्रुप जैसे नोटोरियस एडवांस्ड पर्सिस्टेंट थ्रेट ग्रुप्स के अम्ब्रेला में काम करते हैं। वे दुनिया भर में क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्लेटफॉर्म्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और हाई वैल्यू इन्वेस्टर्स को टारगेट करते हैं। क्रिप्टो करेंसीज की परसीव्ड एनोनिमिटी ने उन्हें एक आइडियल टारगेट बना दिया। नॉर्थ कोरिया ने पिछले कुछ सालों में बिलियंस ऑफ डॉलर्स के डिजिटल एसेट्स चुराए हैं, ऐसा अनुमान है। डायरेक्ट थेफ्ट के अलावा नॉर्थ कोरिया अपने हजारों हाईली स्किल्ड IT वर्कर्स को ओवरसीज ऑपरेट करने के लिए भेजकर भी सिग्निफिकेंट इनकम करता है। यह सोफिस्टिकेटेड स्कीम वैल्यूएबल फॉरेन करेंसी का एक स्टेडी स्ट्रीम देती है और पोटेंशियली साइबर एस्पियोनाज के रास्ते भी खोल सकती है।
ग्लोबल कम्युनिटी ने, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स और साउथ कोरिया जैसे देश सबसे आगे हैं, नॉर्थ कोरिया की इलिसिट फाइनेंशियल एक्टिविटीज का मुकाबला करने की कोशिशें तेज कर दी हैं। इसमें एनहांस्ड इंटरनेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑपरेशन और क्रिटिकल थ्रेट इंटेलिजेंस की टाइमली शेयरिंग शामिल है। चोरी हुए डिजिटल एसेट्स को ट्रेस, सीज और रिकवर करने के लिए जॉइंट इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए हैं। इन एक्टिविटीज में मदद करने वाले नॉर्थ कोरियन स्टेट एंटिटीज और इंडिविजुअल्स पर कॉम्प्रिहेंसिव सैंक्शंस लगाए गए हैं। इन कोशिशों के बावजूद नॉर्थ कोरिया के डाइवर्स इलिसिट रेवेन्यू स्ट्रीम्स को रोकने में सिग्निफिकेंट चैलेंजेस बने हुए हैं। प्योंगयांग में रजीम मौजूदा सैंक्शन से बचने में माहिर साबित हुई है। साइबर क्राइम का ग्लोबल और अक्सर अनोनिमस नेचर रोबस्ट एनफोर्समेंट को मुश्किल बना देता है। जियोपॉलिटिकल राइवलरीज और डाइवर्जेंट नेशनल इंटरेस्ट यूनिफाइड इंटरनेशनल एक्शन में रुकावट डाल सकते हैं। नॉर्थ कोरिया का इलीगल एक्टिविटीज का नेटवर्क किम रजीम के सर्वाइवल का एक क्रिटिकल पिलर है। जब तक रजीम अपने लोगों के वेलफेयर से ज्यादा मिलिट्री माइट को प्रायोरिटी देगी, ये क्लैंडेस्टिन ऑपरेशंस शायद जारी रहेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही रोमांचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।